Welcome to Shortcut guys. We are continuing our chapter number 10. Now we'll start from 10.2.2 representation of images formed by spherical mirrors using ray diagram. अब कल हमने सीखा था किस प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन अलग अलग जगहों पर होगी, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की अलग जगह पर होने के बाद इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज का साइज़ कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, ये सब चीज़ें हमने कल सीखी थी. अब इसको अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से सीखना चाहें तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं. नाउ हियर व्हाट यू सी, first of all it is said that the intersection of at least two reflected rays give the position of image of the point object. that means कि जब कहीं दो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि दो रिफ्लेक्टेड रेज रहेंगी, जब वो कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी तब हमें कहीं जाकर इमेज मिलेगी. जैसे कि यहाँ पर 10 पॉइंट ये फिगर दिया गया है 10.3a. नाउ व्हाट दिस टेल्स, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror. अब यहाँ पर सिंपल ये बताया गया है कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आप देखते हैं, ये जो देख रहे हैं आप जहाँ पर मेरा भी कर्सर है, सो दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस. ये पूरा यहाँ पर इस केस में देखेंगे ये रहा, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है. अब कोई रे अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, अब देखिए ये रे पैरेलल जा रही है, तो अगर वो कॉन्केव मिरर है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरेगी. आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज एफ मीन्स प्रिंसिपल फोकस, तो ये प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी. दूसरे केस में अगर बात करें, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ दोनों केसेस सेम है, बस लेंस चेंज हुआ है. यहाँ पर भी ये रे जो है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. अब पैरेलल होने के बाद ये डाइवर्ट हो जाएगी इस तरफ, और उसके बाद जब हम इसको बैकवर्ड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, then again it will diverge from the principal axis in case of convex lens. यहाँ पर डाइवर्ज हो जाएगी और हम इसको बैकवर्ड इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये जो इलस्ट्रेशन है हमारी 10.3a और b, ये दोनों सिचुएशन को क्लियर करती है कि क्या हमने देखा कि यहाँ पर क्या होगा, कॉन्केव लेंस में ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये डाइवर्ज हो जाएगी. अब दूसरा क्या किस्सा यहाँ पर बताया गया, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. अब यहाँ पर देखिए ये रही रे, अब यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस है बीच वाला जो आप देख रहे हैं. अब यहाँ से अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरती है, यानी कि यहाँ पर रे जो आ रही है वो कहाँ से गुजर रही है, प्रिंसिपल फोकस में से, तो क्या होगा, जब प्रिंसिपल फोकस से वो आएगी तो वो यहाँ पर टकराकर वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. आप देखिए यहाँ पर टकराने का, देखिए ये मेरा फिगर जो है इस प्रकार से बनेगा, ये आई रे जो कि प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरी और फिर डाइवर्ज होकर वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल. पिछले में हमने क्या देखा था फर्स्ट कंडीशन में कि अगर ये रे पैरेलल आती है तो ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी. अब वही चीज़ उल्टा हो गया कि अगर ये प्रिंसिपल फोकस में से आकर टकराएगी कॉन्केव मिरर से तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. अब दूसरा केस इन्होंने क्या बताया है, दूसरा सिमिलरली बताया है यहाँ पर भी, जो हमने पिछली बार देखा था कि अगर कोई रे इस प्रकार से आ रही है, देखिए ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरने वाली थी और ये यहाँ पर डाइवर्ज होकर ये इसके पैरेलल हो जाएगी, जैसे कि हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था, वहाँ पर भी ऐसा ही था. अब तीसरा जो केस बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, इन थर्ड केस a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of the curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से गुजरती है, यानी कि उसके अंदर से गुजरती है, देखिए यहाँ पर ये रे आ रही है एंड सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी टर्म्स मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दी थी. अब दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर कॉन्केव मिरर को रिफ्लेक्ट करती है, उसको टकराती है, उसको हिट करती है, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरो बना है आने का और यहीं से टकरा कर ये स्ट्रेट लाइन में वापस चली जाएगी. यही सेम कंडीशन हमारी होगी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑल्सो. अब देखिए यहाँ पर ये जो रे जा रही है कन्वेक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है और ये जो कॉन्केव मिरर कन्वेक्स मिरर है इससे टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी.
तो ये था हमारा दोनों मिरर्स के बारे में अलग अलग कंडीशंस। अब हम आगे देखें फोर्थ पार्ट इसका क्या है। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस towards a point P, that is pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror, is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the laws of reflection at the point of incidence, making equal angles with the principal axis. अब अगर केस ऐसा है कि अगर कोई रे इधर से आती है और ये डायरेक्ट प्रिंसिपल पी पोल जो है, जिसको हम पी पोल, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में टर्म बताया था, पी इज़ फॉर पोल, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ, अगर कोई रे आती है और सीधा पी से टकराती है, यानी कि पोल से टकराती है, तो क्या होगा, पोल से टकराने के बाद ये दूसरी तरफ से डाइवर्स हो जाएगी दूसरी तरफ। और क्या होगा इस केस में दो एंगल्स बनेंगे, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों सेम रहेंगे। यानी कि इस कंडीशन के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किए जाएंगे, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। अगर यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है तो भी ऐसा ही होगा। देखिए ये जा रही है और ये यहाँ से वापस डाइवर्ज होगी, तो ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों के केसेस के अंदर ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस। नाउ रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन are followed. At the point of incidence, the incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equals the angle of incidence. अब इन सब केसेस के अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम रहेंगे, यानी कि ये सब केसेस जो हमने पढ़े ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। नाउ आगे हम देखते हैं कुछ और। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, जैसे कि फिगर 10.7 इलस्ट्रेट्स द रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ द। देखिए अभी यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई हो रही है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। ऊपर क्या पढ़ा था हमने, एक बॉक्स पढ़ा था जो मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो बॉक्स हमने पढ़ा था जो पिछले वीडियो के अंदर, ये वाला ये बॉक्स जो है यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस हैं, देख रहे हैं आप। ये जो बॉक्स हमने रीड आउट किया था जिसमें अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो उसकी पोजीशन इमेज की कहाँ बनेगी, साइज़ कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ये हमने पढ़ा था। अब ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने रे डायग्राम के हिसाब से हमें बताई है। तो हम देखते हैं पहला केस। अब फर्स्ट केस में हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्फिनिटी पे अगर रहेगी इमेज तो कहाँ पे रहेगी इमेज, इन्फिनिटी के ऊपर, तो क्या होगा। मैं यहाँ पर आपको सब जो कंडीशंस है वो साथ के साथ बताता रहता हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें इसका वो भी निकाल सकते हैं डायग्राम भी कि किस प्रकार से बताया गया है। तो हम पहला कंडीशन जो हमारा था वो देखते हैं। पहले बताया गया था कि अगर जो ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे रहेगा, तो यहाँ पर आप देखिए एट इन्फिनिटी, यहाँ पर ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, यानी कि हमें नहीं पता है कहाँ, बहुत दूर है। तो इमेज कहाँ बनेगी, आपके उस बॉक्स के हिसाब से बताया गया है कि पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी एट फोकस F। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि F के ऊपर ही इमेज बन रही है। कहाँ इमेज बन रही है, F के ऊपर बन रही है। और दूसरा इन्होंने बताया साइज़ कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट जैसा होगा। और दूसरा रियल और इन्वर्टेड इमेज रहेगी, इमेज हमारी रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। और सेकंड केस यहाँ पर बताया गया था इन्होंने कि बियॉन्ड C। अब देखिए ये C है, C के आगे अगर इमेज रहेगा, सॉरी बियॉन्ड C से पीछे रहेगा। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पे देखा था, तो दूसरा कंडीशन था बियॉन्ड C के पीछे। ये समझो कि एक इमेज ऑब्जेक्ट है जो कि बियॉन्ड C है। अब यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, इमेज बनेगी बिटवीन C एंड F। आप ये देखिए C और ये F, इन दोनों के बीच में इमेज बनेगी। ये मैं वही सारी चीज़ें दोहरा रहा हूँ जो हमने उस बॉक्स के अंदर पढ़ी थी। तीसरी कंडीशन बताई थी एट C, अगर इमेज ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो C पे रहेगा। कहाँ रहेगा, C पे। अब देखिए ये पॉइंट C है, C के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये लंबी लाइन दी है लेकिन हम आधा देखेंगे, ऊपर का ए और बीच वाला बी, ये बी, ये ए बी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी के ऊपर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, वो भी सी के ऊपर ही बनेगी। ये देखिए आप सी के ऊपर ही ए बी इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश। इमेज कैसी है, सेम साइज़ की, आप देखिए दोनों का साइज़ भी सेम है। और क्या है आगे बताया गया ना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज है लेकिन इन्वर्टेड उल्टी इमेज है। देखिए तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है अकॉर्डिंग टू द बॉक्स। चौथी कंडीशन दी थी बिटवीन C एंड F। हमारा अगला कंडीशन दिया था बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में अगर इमेज होगी तो ये देखिए F है हमारा और C इधर कहीं है पीछे, तो C और F के बीच में, C यहाँ दर्शाया नहीं किया लेकिन C यहाँ आएगा। C और F के बीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट है जी, यहाँ पर देखिए आप लोग, मेरे ख्याल से ए बी ये रहा जी,
दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा सी और एफ। ये देखिए सी है, इन्होंने इस बार ऊपर कर दिया सी तो थोड़ा देखने में दिक्कत हुई, बाकी ये सेम कंडीशन देखिए सी और एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ए बी ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में। इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में होगी तो बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज बनेगी। ये देखिए सी है, ये सी के पीछे इमेज बना ए डैश बी डैश। और इस कंडीशन में इमेज कैसा है, एनलार्ज, इमेज एनलार्ज। ये देखिए छोटा था और यहाँ पर इमेज बना है लार्ज, बड़ा बना है लेकिन रियल और इन्वर्टेड है। अब फिफ्थ कंडीशन की बात करें तो क्या बताया गया था हमारे बॉक्स में कि अगर ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा, एफ देखिए एफ है, एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ये देखिए इन्फिनिटी यानी कि पीछे जा रही है, कहीं जाकर मिलेगी इन्फिनिटी पे। और इट में बी हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी हो सकती है। लास्ट कंडीशन जो बताई गई थी बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये देखिए ये पी है हमारा पोल, एफ ये रहा, इन दोनों के बीच में ये ए भी हमारा इमेज है, ऑब्जेक्ट है सॉरी। इस केस के अंदर क्या होगा, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। ये देखिए इमेज कहाँ जा रही है, पीछे, ए डैश बी डैश, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। और ये एनलार्ज, ये छोटा है और ये कितना बड़ा है, एंड इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये सीधी इमेज है और इट इज़ नॉट द रियल इमेज। तो ये थी हमारी कुछ कंडीशंस जो कि हमने उस बॉक्स के अंदर पढ़ी थी। तो दीज ऑल आर द रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी जानना चाहेंगे आगे, चलिए चलते हैं आगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स आर हाईली यूज्ड इन टॉर्चेज। अब ये जस्ट कॉमन चीज़ें आपको याद रखनी है, ये कहाँ यूज़ होता है, टॉर्चेज में, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स, to get powerful parallel beams of light. They are often used as shaving mirrors also to see larger image of the face. The dentist use concave mirrors to see large images of the teeth of patients. Patients के teeth को, क्योंकि मुंह के अंदर तो घुस नहीं सकते हैं ना डॉक्टर्स, तो वो इस मिरर की मदद से, concave मिरर से बड़ी इमेज देखकर बीमारियों का पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उस दांत के अंदर। Then large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. Solar furnace के अंदर भी हीट को मतलब पूरी हीट को लाकर एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करके हीट ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर की जा सके, प्रोड्यूस की जा सके, इसके लिए वो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अब हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं फिर से, जैसे हमने ऊपर बताया था वैसे ही यहाँ पर एक और बॉक्स आ गया। वो जो ऊपर बॉक्स पढ़ा था हमने वो था कॉनकेव मिरर के बारे में, ये था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो देखिए इसके लिए दो ही कंडीशंस दी गई हैं। पहला ये कि व्हेन वी कंसीडर टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर स्टडीइंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स। इसके लिए दो पोजीशंस दी गई हैं। पहला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड द सेकंड पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। पहला इसमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यानी कि बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हमारा कहाँ होगा, एफ पे, प्रिंसिपल फोकस पे। The ray diagram of the formation of the convex mirror of these two positions of the object are shown in 10.8। तो ये दोनों का आपको यहाँ पे बताया गया है। पहला पोजीशन क्या दिया है इन्होंने, इन्फिनिटी पे। तो अगर इन्फिनिटी पे होगा, यहाँ देखिए बॉक्स के अंदर आप एट इन्फिनिटी, तो एट फोकस एफ, एफ के ऊपर आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। यहाँ पर एफ है ये और ये इमेज के मिरर के अंदर है, तो बिहाइंड द मिरर एंड एट फोकस एफ, तो ये आपका इमेज बनेगा। कंडीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की बात करें तो। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है, इमेज कैसी होगी, हाईली डिमिनिशन पॉइंट साइज। यहाँ पर पॉइंट साइज होगी और डिमिनिश छोटी होगी बिल्कुल। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी होगी लेकिन नॉट रियल इमेज। नाउ इन सेकंड कंडीशन व्हाट दे आर टेलिंग, अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी मतलब कहीं भी, जैसे यहाँ पर बहुत दूर था, कुछ भी पोजीशन नहीं दी गई थी इन्फिनिटी। अब अगर इन्फिनिटी और पोल पी, पी और इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं भी, तो इन दोनों के बीच में यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज में भी एनी ऑब्जेक्ट में भी एनीवेयर, पोल से थोड़ा दूर। अब यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो बनेगी पी और एफ के बीच में। आप देखिए ये पी है और ये एफ है, पी और एफ के बीच में बनी इमेज। और ये इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इमेज देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज छोटी बनी। और इसमें जो इमेज बनेगी दैट में बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल रहेगी यानी कि रियल इमेज नहीं है, और इरेक्ट सीधी रहेगी। तो ये दो कंडीशंस दी गई हैं किसके बारे में, हमारे कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो इससे हमें पता लगता है कि हम बहुत बड़ी चीज़ को एक कन्वेक्स मिरर के अंदर आसानी से देख सकते हैं। तो हम बड़ी बिल्डिंग या किसी बड़े पेड़ की फ़ोटो आराम से एक कन्वेक्स मिरर के अंदर देख सकते हैं। वन सच मिरर इज़ फिटेड इन अ वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। आगरा फोर्ट जो है, जो आगरा के अंदर जो फोर्ट है
उसके अंदर एक ऐसा मिरर फिट किया गया है फेसिंग ताज, जो कि ताजमहल की तरफ फेस करके रहता है। इफ़ यू विजिट द आगरा फोर्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताजमहल। अब आप समझिए ताजमहल और आगरा फोर्ट दूर दूर हैं, लेकिन ताजमहल की फ़ोटो जो है, पूरा जो इमेज है वो किस में दिखती है हमको, आगरा फोर्ट के अंदर जो कन्वेक्स मिरर लगा है उसके अंदर। अगर आप कभी वहाँ जाएँ तो इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। अब यूजेस की बात करें, कन्वेक्स मिरर के यूजेस की बात करें। कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। जो आपकी गाड़ी के अंदर साइड में लगा होता है ना, पीछे देखने के लिए मिरर एक आगे बाइक्स के अंदर और कार्स के अंदर, दैट इज़ कन्वेक्स मिरर ओनली, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को छोटी सी जगह में दिखा देता है। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल्स एनेबलिंग द ड्राइवर्स टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग के लिए ये, ताकि हम पीछे देख सकें कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, आसानी से देख सकें, इसके लिए लगा होता है। Convex mirrors are preferred because they always give an erect दो diminished image। इनको इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि सीधी इमेज देते हैं, उल्टी इमेज नहीं देते हैं कि हम आसानी से समझ ना पाएँ कि क्या आ रहा है पीछे। तो इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज रहती है, लेकिन छोटी रहती है, इमेज काफ़ी छोटी रहती है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं, इसलिए इनका जो व्यू रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। दस कन्वेक्स मिरर्स एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन द पॉसिबल विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ये ज़्यादा एरियाज में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the New Cartesian sign convention. Now, जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा, तो उस समय हमें एक कन्वेंशन साइंस की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन। इन दिस कन्वेंशन द पोल पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। पोल पी जो है उसको ओरिजिन का केंद्र माना जाता है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस of the coordinate system. The conventions are as follows. The object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. सबसे पहली चीज़ में कुछ कंडीशंस ये हैं कि ऑब्जेक्ट जो रहता है हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है मिरर के, यानी कि जो रेज फॉल करती हैं मिरर के ऊपर वो लेफ्ट हैंड साइड से ही आती हैं। दूसरा, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंस पैरेलल रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको मेजर किया जाता है पोल ऑफ द मिरर से, मिरर के पोल से। तीसरा बताया गया, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, while those measured to the left of the origin are taken as negative। यानी कि जो लेफ्ट साइड से यानी कि ओरिजिन के राइट साइड में जब हम जाएंगे डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव किया जाएगा, और लेफ्ट साइड में किया जाएगा वो नेगेटिव में किया जाएगा। जैसे कि आप नंबर लाइन पे करते हैं, नंबर लाइन के जीरो के राइट साइड आते हैं आप, तो आपको पता है प्लस 1 2 3 4 रहता है, और अगर आप जीरो के लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव काउंटिंग होती है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आप राइट साइड आते हैं तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव। द नेक्स्ट इज डिस्टेंसेज measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive। अब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंसेज मापे जाते हैं ऊपर की तरफ, वो जो डिस्टेंसेज हैं उनको पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे कि ऊपर की तरफ आप जानते हैं ना, ऊपर पॉजिटिव रहता है और नीचे जो लिया जाता है उसको नेगेटिव लिया जाता है, यानी कि एक नंबर लाइन की तरह ही यहाँ पर होता है। इसके लिए आप यहाँ ये फिगर भी देख सकते हैं। द मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। अब आप देखिए यहाँ पर इस फिगर के अंदर देख सकते हैं आप, ये है हमारा लेंस, और अगर जो डिस्टेंस इस तरफ रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव, जो इस तरफ रहेगा दैट विल बी नेगेटिव। ये ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा और नीचे की तरफ नेगेटिव रहेगा। देखिए हाइट डाउनवर्ड्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि नंबर लाइन वाला सिस्टम ही हो गया हमारा। ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन अ स्फेरिकल द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहता है इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, u से। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। द इमेज कहाँ बन रही है हमारी, सपोज ये हमारी इमेज है a डैश b डैश, तो जो इमेज का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो है ये हमारा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज बनी है यहाँ पर। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। हमें पता है कि पोल से डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस जो f रहता है हमारा, इन दोनों का डिस्टेंस जो रहता है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है, स्मॉल f। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज
गिवन बाय द मिरर फार्मूला विच इज एक्सप्रेस्ड एज, इन तीनों के बीच में एक समानता यानी कि इनके बीच में रिलेशनशिप है। वो क्या है, ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u लिया, इमेज डिस्टेंस को v लिया। ये देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस इज u, ये इमेज डिस्टेंस है, इसको लिया हमने v, एंड फोकल जो f है हमारा फोकल लेंथ, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u अपॉन u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आपका एक फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसी को कहा जाता है मिरर फार्मूला। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। This formula is valid in all situations for all the spherical mirrors for all positions of the object. You must use the Cartesian sign convention while substituting numerical values of u, v, f and r in the mirror formula for solving problems. Magnification की बात करते हैं। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative and extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. It is expressed as the ratio of the height of the image to the distance of the object. It is usually represented by the letter m, small letter. Magnification आप जानते हैं कि किसी इमेज को हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं, that is called the magnification. If h is the height of the object and h dash is the height of the image. अगर h जो है वो height है ऑब्जेक्ट का और h dash जो है वो है इमेज का height। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा h ऑब्जेक्ट की हाइट है और h डैश इमेज की हाइट है, तो मैग्निफिकेशन m कैसे होगा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि h डैश अपॉन h, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। u और v से भी ये काफ़ी रिलेटेड है, वो कैसे हैं ये देख सकते हैं हम यहाँ पर। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। v क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और u था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस v अपॉन u। तो ये था इनके बीच में रिलेशनशिप। आगे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3, यानी कि दैट इज +3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसके पीछे है, यानी कि आप अगर देखेंगे ये मिरर है तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड में रहता है वो नेगेटिव रहता है, तो -5। इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है, हाइट भी निकालनी है। तो फोकल लेंथ f इजिकल टू, फोकल लेंथ होता है r/2 जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। r क्या है हमारा 3/2 यानी कि 1.50 मीटर। नाउ सिंस हमने एक फॉर्मूला देखा था 1/v प्लस 1/u, so we can see here 1/v plus 1/u is equal to 1/f। 1/v is equal to 1/f, ये 1/u उधर जाकर नेगेटिव माइनस हो जाएगा, तो 1/, तो यहाँ पर हमने देखा 1/, ये है हमारा, तो हमने सारी वैल्यूज तो निकाल ली है। f की वैल्यू हमारे पास है तो 1/f यानी कि 1.50, 1/u यानी कि -5.00 इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/5, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको, v की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस 1.15 मीटर, प्लस 1.15 मीटर। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। ये लगभग जो इमेज जो है वो कहाँ रहेगी हमारी, मिरर से 1.5 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन m फाइंड करना है हमें, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। v की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू भी हम हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0.23। द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय द फैक्टर ऑफ 0. अब इमेज का साइज कितना है यहाँ पर 0.23, यानी कि छोटी है, वर्चुअल है, रियल इमेज नहीं है, क्योंकि शीशे के अंदर है, पीछे की तरफ है, तो वो वर्चुअल इमेज होगी। और इरेक्ट सीधी है, प्लस में आया आंसर हमारा, यानी कि सीधी ही इमेज है। सो दैट्स ऑल हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, अब तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा दैट वाज ऑल रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या है, क्या आपने कभी पेंसिल को एक कांच के ग्लास के अंदर पानी भर के उसके अंदर पेंसिल डाल के देखिए आप, या पेन डाल के देखिए, तो आप पाएंगे कि जो पेंसिल है आपको टेढ़ी दिखाई देगी, एक तरफ मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये क्यों होता है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है।
नाउ व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें, जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस समय उसकी डायरेक्शन में थोड़ा बदलाव आता है, इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसके लिए एग्जांपल आपको आगे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आपको पानी के ग्लास के अंदर, कटोरी के अंदर कॉइन फेंक देते हैं तो वो भी आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा भी जाता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसमें आप देखिए, ये ABCD ये एक ग्लास स्लैब है। अब ये ग्लास स्लैब है, इसके अंदर हमने देखा यहाँ से एक रे यानी कि लाइट जो है इसके अंदर एंटर हो रही है। इसके अंदर एंटर होने के बाद ये लाइट की रे जो है ये आप देखिए थोड़ा सा इस तरह, एक्चुअल में इसका जो सही डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, इसका यदि डॉटेड लाइन से इसका सीधा जो रास्ता है वो बताया गया डॉटेड लाइन्स के द्वारा, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाती है और ये सीधा होकर इस तरफ आती है। इसके बाद जब ये बाहर निकलती है इस ग्लास स्लैब में से, वो फिर इस तरफ मुड़ जाती है। देखिए इसको होना चाहिए सीधा इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर की तरफ झुककर यहाँ से इस प्रकार से निकलती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये बाहर का जो मीडियम है दिस इज एयर, चारों तरफ क्या है, एयर है, यानी कि एटमॉस्फेयर है, एयर। तो एयर से जब ग्लास के अंदर एंटर करती है, मीडियम चेंज हो गया। देखिए एयर एक अलग मीडियम है और ग्लास अलग मीडियम है, तो लाइट जो है वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर हुई। एयर से जब वो ग्लास के अंदर एंटर हुई तो क्या हुआ, वो इस तरफ थोड़ा मुड़ गई, डाइवर्ज हो गई। फिर जब वो इससे बाहर निकली फिर वो उस तरफ डाइवर्ज हो गई। अब इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि जब ये हम एयर जो है, एयर को हम बोलेंगे रेयर मीडियम। इसको रेयर मीडियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि एयर बहुत डेंस नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर जो बहुत एक घनापन नहीं होता है हवा के अंदर, जबकि ग्लास स्लैब है वो बहुत घनी होती है, यानी कि उसके अंदर स्पेस नहीं होती है। यहाँ पे हवा के अंदर बहुत स्पेस है। तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम। जब एयर से यानी कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी, क्या, रे ऑफ लाइट जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा, जब रेयर से डेंस में आई तो देखिए यहाँ आते ही ये नॉर्मल है, ये आप एन देख रहे हैं ना, जो लाइन डॉटेड लाइन जो है ये एन है, तो ये रे जो थी वो एन की तरफ मुड़ गई, थोड़ा सा अंदर की तरफ आई है ना थोड़ा, ये तो ये मतलब नॉर्मल की तरफ आ गई है। इसका मतलब जब रेयर से डेंस में जाती है रे ऑफ लाइट तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ जाती है, थोड़ा बेंड हो जाती है। और जब वो नीचे आप देख रहे हैं, जब डेंस से रेयर में आती है, यानी कि अब दूसरे केस में क्या है, ये ग्लास स्लैब से वो बाहर एयर में जा रही है, यानी कि रेयर से डेंस से रेयर में जा रही है, तो क्या होता है वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये रही हमारी नॉर्मल, फिर से एम और एम डैश ये नॉर्मल है, ये से थोड़ा सा उस तरफ हो गई। यानी कि ये हमें बताता है कि किस प्रकार से जब रे ऑफ लाइट या लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसके अंदर कितना बदलाव आता है। इसको आप रीड करेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए भी कुछ लॉज है, जैसे रिफ्लेक्शन की लॉज थी वैसे यहाँ भी कुछ लॉज है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसमें जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब चीज़ें जो होंगी ये भी सेम प्लेन में ही होंगी, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था, सेम प्लेन में रहेगा। दूसरा यहाँ पर क्या कंडीशन दिया गया है, द रेशियो ऑफ sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of medium. This law is also known as Snell's law of refraction. If I is the angle of incident and R is the angle of refraction, then sin I upon sin R is equal to constant. यानी कि जैसे हमने उसमें क्या देखा था, हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमने देखा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल रहेगा वो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों सेम रहेंगे। अब यहाँ पर जो दोनों की कंडीशन अलग है। अब साइन आई, साइन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल रहेंगे दे विल बी फॉर्मिंग अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट दी जाती है। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये कांस्टेंट क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ के हम लोग देखते हैं कि क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अब जो स्पीड ऑफ लाइट है, आपको पता है वैक्यूम के अंदर सबसे तेज़ रहती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। और
हवा के अंदर बात करें तो उन दोनों के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, निग्लिजिबल फर्क रहता है, यानी कि बहुत ही कम अंतर रहता है। लेकिन बाकी मीडियम्स के अंदर अगर आप जाएंगे लाइट को, जैसे ग्लास के अंदर या वाटर के अंदर वो पास होगी तो काफ़ी फर्क पड़ता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2 एज शोन इन द फिगर 10.1। मीडियम 1 आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज मीडियम 1, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में एक रे ऑफ लाइट जा रही है। लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है v1 और मीडियम 2 के अंदर जो है वो v2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि जब 1 से 2 में एंटर कर रही है तो हम उसको किस प्रकार से निकालेंगे? दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल n21। इसको नॉर्मली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं सिंबल n21। n21 क्योंकि 2 और 1 है यहाँ पर, 2 1 मीडियम 2 1। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्योंकि 1 से 2 में एंटर हो रही है तो पहले स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि v1 अपॉन v2। बट द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, अगर 1 और 2 की बात करें तो हम लेंगे ऊपर 2 ले लेंगे और नीचे 1, यानी कि v2 अपॉन v1। If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called the absolute refractive index of the medium. अगर medium 1 की 1 जो है वो वैक्यूम है या एयर है, मीडियम 1 क्या है, वैक्यूम या एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा that will be considered as the absolute refractive index of the medium. It is simply represented as n2। इसको हम simply n2 बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एयर या वैक्यूम के साथ उसको ले रहे हैं। If c is the speed of light in air and v is the speed of light in vacuum, तो क्या करेंगे? अब देखिए c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि सपोज वाटर है, कुछ भी है, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज v। मीडियम कोई भी एयर वाटर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो c अपॉन v। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन इन टेबल 10. तो ये जो है ये हमारा क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, तो ऐसा ही कुछ टेबल में दिया गया है। दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.3। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, मतलब अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस फिगर के अंदर, इस के अंदर देख सकते हैं। जैसे एयर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, देन कैनेडा बाल्सम, रॉक साल्ट, अलग अलग मीडियम्स के अंदर से जो लाइट पास होती है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। इसके लिए भी एग्जांपल यहाँ पर दिया गया। ये देखिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। कैरोसिन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रहता है, हायर रहता है, ज़्यादा रहता है। इसके लिए न्यूमेरिकल भी दिया गया होगा शायद पीछे आपको, तो वो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। यानी कि मीडियम 1 और 2 का आप ऊपर नीचे रख के इसको कंपेयर करेंगे रेशियो को, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। नाउ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ये टॉपिक हम आज शुरू नहीं करेंगे और हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज लगभग हमारे 17 पेजेस पूरे हो चुके हैं इस चैप्टर के, बाकी बचे 10 पेजेस, ये हम कल अगली क्लास के अंदर ख़त्म करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।